हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैट बजर एकेडमी अबोर पंजाब। मैं मिथुन इंदौरा आप सभी का स्वागत करता हूं टैट बजर के इस प्रांगण में। साथियों, आप सभी को मालूम है जैसे कि हम अब क्रमानुसार जो है प्रीवियस पेपर कर रहे हैं। मास्टर कैडर से संबंधित हमने 2016 2017 का जो पेपर हमने किया है उससे काफी कुछ हमें जो है ये जानकारी हासिल हुई है कि किस प्रकार के प्रश्न हमें देखने को मिल सकते हैं मास्टर कैडर आगामी जो हमारी परीक्षा होने वाली है उसके अनुसार। हम अब कर रहे हैं 2020 का पेपर, प्रीवियस पेपर, जिसमें हमने बहुत से क्वेश्चन ऐसे हमें देखने को मिले थे जिन बच्चों ने ये पेपर जो एग्जाम ये दिया है उनको ये बखूबी रूप में मालूम है कि किस प्रकार से हमने जो 2020 का पेपर जब किया तो हमने देखा बहुत से क्वेश्चन जो है हमें 2016 17 के जो पेपर है उनमें भी सेम हमें क्वेश्चन देखने को मिले, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें ये जो है बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें प्रीवियस पेपर भी बिल्कुल देखने चाहिए। हो सकता है हमें उस प्रकार के प्रश्न हमें फिर से देखने मिले। अगर नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, इससे हमें अनुभव हो सकता है कि किस प्रकार के प्रश्न हमें बार बार पूछे जाते हैं या किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पार्ट ए करने जा रहे हैं 2020 का जो प्रीवियस पेपर है। आज हम जो 1 से 50 जो है क्वेश्चन देखेंगे, उन पर हम विचार विमर्श करेंगे किस प्रकार के प्रश्न हैं। ठीक है, तो इसी के साथ साथियों, अगर आप मास्टर कैडर साइंस से संबंधित है, केमिस्ट्री, मास्टर कैडर साइंस फिजिक्स से संबंधित हैं, तो आप जो है घर बैठे ही ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आपकी सफलता के लिए, आपके जो है बिल्कुल मास्टर कैडर की तैयारी के लिए हमने जो है लाइव क्लासें हैं हमारे पास, रिकॉर्डेड क्लासें आपके लिए होंगी। टॉपिक वाइज आपको थ्योरी करवाई जाएगी, साथ ही साथ टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी करवाए जाएंगे। इसका जो लाभ है हमें ये होता है कि कहीं ना कहीं हमें ये भी जो है बिल्कुल पता चलना शुरू हो जाता है, जानकारी हमें हो जाती है कि किस प्रकार के प्रश्न हमें मास्टर कैडर में देखने को मिल सकते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो टॉपिक वाइज, किस प्रकार के क्वेश्चन जब हम करते हैं तो हमें किस प्रकार के क्वेश्चन आगे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम जो है अपना मास्टर कैडर हिंदी का प्रथम क्वेश्चन है उसको हम आरंभ करने जा रहे हैं, उसका शुभ आरंभ करने जा रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि सारंग किस शब्द का समानार्थक है। जो सारंग है वो किस शब्द का समानार्थक है, यानी कि समान अर्थ रखने वाला है। तो कौन सा है वो? तो ए में हमारे पास है शार्दुल, बी मतंग, सी हिरन और डी हरिवान। जैसे कि आप सभी को मालूम है हमें हमारे पास जो है 4 विकल्प होते हैं, ए बी सी डी, और इनमें से हमें जो सही उत्तर होता है वो हमने देखना होता है कि कौन सा है। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन में जो सही उत्तर है वो हमारा उत्तर सही है सी हिरन। ठीक है, सी हिरन। तो सारंग जो है वो किसका समानार्थ है? हिरन का। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का समानार्थक नहीं है? अब यहां हमने देखना है जो नहीं है। पहले हमने देखा समानार्थक है, अब यहां देखना है हमें जो समान अर्थ रखने वाला नहीं है। तो आप इसको जब रीड करते हो, जब इसको पढ़ते हो, बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कई बार हमसे पूछा जाता है समानार्थक है और कई बार हमसे पूछा जाता है समानार्थक नहीं है। तो क्या है? यहां नहीं है। तो कौन सा है? ए पदम, बी मनसिज, सी वारिज, डी सरसिज। तो कौन सा है जो कि हमारा बिल्कुल भी जो है कमल का समानार्थक नहीं है? तो मनसिज। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है कि कमल का समानार्थक नहीं है, तो वो है मनसिज। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश सरकार की देवनागरी लिपि, ठीक है, देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब हमने बताना है कि उत्तर प्रदेश जो सरकार थी वहां जो देवनागरी लिपि की सुधार के लिए समिति गठन की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था, हमने ये देखना है। तो ए ऑप्शन में हमारे पास है सुनीति कुमार चटर्जी, बी भोलानाथ तिवारी, सी मंगल देव शास्त्री, डी नरेंद्र देव। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो देवनागरी लिपि सुधार समिति का अध्यक्ष जो थे वो थे हमारे
नरेंद्र देव जी। तो डी ऑप्शन में हमारे पास नरेंद्र देव हैं, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसको बड़े ही ध्यान से देखिए और इसका जो उत्तर है उसको याद कर लीजिए। हो सकता है हमें फिर से आगामी परीक्षा में ये देखने को मिले। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? तो ए राजेंद्र बाला घोष, बी चंद्र किरण सोनेरिक्सा, सी चंद्रमुखी ओझा, डी ऋतुपर्णा घोष। तो हिंदी की जो पहली कहानी लेखिका कौन है वो है राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष जो है वो हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं। ठीक है, तो इन्हें जो है बंग महिला भी कहा जाता है, बंग महिला। तो इनकी जो रचना है, इनकी जो कहते हम कहानी है वो है दुलाई वाली। दुलाई वाली इनकी कहानी है। ठीक है, तो दुलाई वाली इनकी कहानी है। बंग महिला यानी कि राजेंद्र बाला घोष हिंदी की पहली कहानी लेखिका है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? अब हमने यहां बताना है कि कौन सी जो रचना है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। तो कौन सी है? प्रेम सरोवर, बी विनय प्रेम पचासा, सी प्रेम पुष्पावली, डी फूलों का गुच्छा। तो हमने बताना है कि जो नहीं है, तो कौन सी जो रचना है जो कि भारतेंदु की नहीं मानी जाती? तो वो है हमारा सी ऑप्शन में प्रेम पुष्पावली। तो प्रेम पुष्पावली जो है वो भारतेंदु की रचना या जो है लेखनी इनकी इन पर नहीं चली। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। उसके अलावा फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, दशरथ विलाप, ये दोनों की दोनों जो रचनाएं हैं ये खड़ी बोली में है। ठीक है, ये इन्होंने खड़ी बोली में जो है लिखी थी। तो कहीं ना कहीं भारतेंदु युग हमें ये मालूम है कि भारतेंदु जो युग है वो 1850 से 1900 तक है। लेकिन जो भारतेंदु जी है उनका जन्म 1850 में हुआ और 1885 में इनकी मृत्यु हुई और मात्र 35 वर्ष ये जीवित रहे, यानी कि 35 वर्ष ये जीवित रहे, 35 वर्ष में ही इनकी मृत्यु हो गई। और जो भारतेंदु युग है वो 1900 तक ठहरता है। तो भारतेंदु युग में क्या था कि गद्य में तो खड़ी बोली का उपयोग किया जाता था और पद्य में क्या था? पद्य में जो था वो अभी तक जो है ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो क्या है, ये जो है भारतेंदु युग की कुछ विशेषताएं हैं हमने आपको जो बताई हैं। इसके अलावा इनकी इतिवृत्तात्मकता, राष्ट्र भावना, ठीक है, और हास्य वो कहते हैं हास्य व्यंग, पहेलियां मुकरियां जो लिखी गई वो भी भारतेंदु जी ने लिखी थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्य काल को क्या नाम दिया? ठीक है, उत्तर मध्य काल को जो मिश्र बंधु है उन्हें क्या नाम दिया? ए श्रृंगार काल, बी कला काल, सी रीति काल, डी अलकृत काल। तो हमारा सही आंसर है अलकृत काल। बहुत बार हमें जो है ये क्वेश्चन अलग अलग हमारी जो हिंदी की परीक्षाएं हैं, जो एग्जाम हमारा हिंदी का होता है, तो उनमें भी ये पूछा जाता है कि जो मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्य काल को क्या नाम दिया, या रीति काल का अलग अलग नाम पूछा जाता है। जैसे कि रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम मिश्र बंधुओं की। मिश्र बंधुओं ने जो है मिश्र बंधु विनोद लिखा। मिश्र बंधु विनोद लिखा, जो कि इसके 4 भाग थे। 3 भाग जो थे वो 1900
जो है 13 में प्रकाशित हुए। ठीक है, और जो कहते हैं कि इसका चौथा भाग था, यानी कि चतुर्थ भाग, वो 1934 में प्रकाशित हुआ। तो 4 भाग थे। इसके अलावा मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक लिखी, जो कि 1910 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से मिश्र बंधुओं ने अपने जो इतिहास ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, उसमें 5000 के करीब कवियों का विवरण दिया है। 5000 के करीब कवियों का जो विवरण है हमें मिश्र बंधु विनोद में देखने को मिलता है। अब तक के लिए हमारा जो सही उत्तर है वो डी ऑप्शन है, अलकृत काल। उत्तर मध्य काल को क्या नाम दिया? अलकृत काल। हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा है? यानी कि हमने यह बताना है कि हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा में ही जो पहला इतिहास ग्रंथ लिखा गया वो कौन सा है? ए मिश्र बंधु विनोद, बी शिव सिंह सरोज, सी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डी इस्तवारदाला लित्र हिंदुस्तानी। तो किसने लिखा? तो हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास ग्रंथ जो लिखा वो लिखा हमारे शिव सिंह सरोज ने। ठीक है, शिव सिंह सरोज। ठीक है, शिव सिंह सरोज जो है उसमें लिखा गया हिंदी जो है भाषा का, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ। ठीक है, शिव सिंह सेंगर, ये इनके इतिहासकार हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है? तो जागरण सुधार काल किसे कहा जाता है? ए द्विवेदी काल, बी छायावादी युग, सी भारतेंदु युग, डी छायावाद। तो किसे कहा जाता है जागरण सुधार काल? तो वो कहा जाता है द्विवेदी युग को। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस काल का नामकरण हुआ और ये 1900 से लेकर 1920 तक है। कई बार हमें कुछ पुस्तकों में यह भी देखने को मिलता है कि 1918, क्योंकि 1918 में क्या था, 18 में क्या था कि झरना नामक काव्य कृति जो है जयशंकर प्रसाद की जो है वो प्रकाशित हो चुकी थी। कहते हैं कि झरना जो है वो छायावादी जो है रचना मानी गई है। तो हमें 1918 तक भी जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का समय मिलता है, साथ ही 1920, क्योंकि सरस्वती पत्रिका पर जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है ये 1903 से 1920 तक रहे। और 1920 में कौन आए? देवी दत्त शुक्ल, देवी दत्त शुक्ल आए। ठीक है, तो इसके अलावा द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय जो है जनता की जो है के अनुसार जो है लिखा जाने लगा, लेखनी चलने लगी समाज का भलाई के लिए, राष्ट्र की भलाई के लिए, राष्ट्र की जो है राष्ट्र की भावना जो है वो देखने को मिलती है, नारी की गरिमा देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार के सामाजिकता की भावना भी हमें देखने को मिलती है कि समाज की भावना यानी कि समाज के भलाई के लिए जो है काव्य रचा जाने लगा, लेखनी चलने लगी। तो कहीं ना कहीं जागरण सुधार काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय जो है श्रृंगारपरण जो है उसको बहुत पीछे छोड़ा गया। जैसे कि हमें जो है भारतेंदु युग में भी ये देखने को मिलता है कि श्रृंगारिकता भी है, कृष्ण काव्य को बनाया जाता है, श्रृंगारिकता उसमें देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं यहां आकर जो है पूरा जो काव्य रचा गया, जो लेखनी चली, वो देश हित में चली, वो राष्ट्र हित में चली, नारी की गरिमा के लिए चली, सामाजिकता की भावना के लिए चली। तो ये इसलिए इसको जागरण सुधार काल कहा जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। मराल, मराल किस शब्द का समानार्थक है? तो मराल जो है वो किस शब्द का समानार्थक है? ए व्याल, बी श्रृंगाल,
सी खगेश, डी हंस। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, हंस। निम्नलिखित में से कौन सा समरूप विमनार्थ युग्म गलत है? अब हमने जो है बिल्कुल जो गलत है उसको चुनना है। ए क्रोड कोड, बी अभिराम अविराम, सी पानी पानी, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जो है युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म गलत है? क्रोड कोड। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी मानक वर्तनी है? अब हमने बताना है कि कौन सा मानक वर्तनी है, यानी कि कौन सी जो है शुद्ध मानक हिंदी में लिखा गया है। ए संबंध, बी संबंध, सी संबद्ध, डी संबद्ध। ठीक है, संबंध। ठीक है, तो कौन सा सही उत्तर है? तो सही उत्तर है हमारा संबंध। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है आपका, बिल्कुल सही उत्तर है ए ऑप्शन संबंध। वृत्त की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो वृत्त की भाववाचक संज्ञा, ए प्रौढ़ता, बी वार्धक्य, सी वृद्धि, डी वड़प्पन। तो क्या हमारा सही आंसर है? बी ऑप्शन वार्धक्य। वार्धक्य जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है जी। हिंदी में अनुस्वार का चिन्ह क्या कहलाता है? जो अनुस्वार है उसको हिंदी में और किस नाम से जाना जाता है? अनुस्वार को और क्या कहा जाता है, क्या कहकर पुकारा जाता है? ए अनुनासिक कहा जाता है, बी अव्यय, सी योजक, या डी अयोगवाह। तो क्या कहा जाता है? तो अयोगवाह। तो हिंदी में अनुस्वार चिन्ह को जो है अयोगवाह कहा जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। राम नरेश त्रिपाठी किस युग के रचनाकार हैं? राम नरेश त्रिपाठी तो ए छायावाद युग के हैं, बी भारतेंदु युग से है, सी द्विवेदी युग से है, डी रीतिकाल से है। तो राम नरेश त्रिपाठी जो है वो माने जाते हैं द्विवेदी युग से संबंधित, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो द्विवेदी युग है उससे संबंध रखने वाले हैं हमारे राम नरेश त्रिपाठी जी। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। हिंदी नवरत्न के रचयिता कौन है? जो हिंदी नवरत्न है, तो आपको अगर ज्ञात हो तो हमें कुछ क्षण पहले ही इसके बारे में हमने जो है विचार विमर्श किया है। ठीक है, फिर हम इसको यहां देख लेते हैं। हम हिंदी नवरत्न के रचयिता कौन है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी मिश्र बंधु, सी माधव प्रसाद मिश्र, डी शिव सिंह सेंगर। तो हिंदी नवरत्न, तो हिंदी नवरत्न के रचयिता कौन है? तो हिंदी नवरत्न के रचयिता जो माने गए हैं वो है हमारे मिश्र बंधु। तो हिंदी नवरत्न जो है वो 1910 में प्रकाशित हुई पुस्तक है मिश्र बंधुओं के द्वारा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। जयशंकर प्रसाद की प्रेम पथिक रचना पहले किस भाषा में लिखी गई थी? ए रेखा भाषा में, बी खड़ी बोली में, सी ब्रज भाषा में, या डी अवधी में। तो किसमें लिखी गई थी? ब्रज भाषा में। तो ब्रज भाषा कहां है हमारे पास? सी ऑप्शन में हमारे पास ब्रज भाषा है। तो बिल्कुल राइट आंसर है जी कि जयशंकर प्रसाद की प्रेम पथिक रचना जो पहले जो है वो ब्रज भाषा में लिखी गई थी। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द हैं, जो शब्दों के खंड हैं जो सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं? यानी खंड यानी कि उनको तोड़ना। जब उनको तोड़ते हैं तो उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, तो उन्हें क्या कहा जाता है? ए रूढ़, बी योग रूढ़, सी योगिक, ठीक है, डी अभिकारी। तो कौन से शब्द है जिनको हम तोड़ने पर कह लीजिए, खंड करने पर कह लीजिए, तो जब हम उनको तोड़ते हैं या उनके खंड करते हैं तो जो है उनका सार्थक अर्थ नहीं निकलता, वो हमारे पास है रूढ़ शब्द। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, रूढ़। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के भेद हमने बताना है कि कितने होते हैं। ए ऑप्शन में 5 भेद हैं, बी 8 हैं,
सी 7 भेद हैं, डी 6 भेद हैं। तो 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो 6 भेद माने जाते हैं सर्वनाम के। प्रत्ययन के आधार पर च, छ, ज, झ, ठीक है, व्यंजन क्या है, यानी कि च वर्ग जो है वो क्या है? ठीक है, प्रत्ययन के आधार पर च, छ, झ व्यंजन क्या है? ईषद विवृत है, बी मूर्धन्य है, सी संवृत्त है, या डी स्पर्श संघर्षी है? तो च, छ, झ बिल्कुल हमें ये मालूम है, हमने बहुत बार इसके बारे में विचार किया है, हमने इनको देखा, हमने इनको जो है किया है। तो च, छ, झ जो है वो क्या है? स्पर्श संघर्षी है। जब हम च, छ, ज, झ का जब उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु हमारी अंदर जो है कुछ घर्षण सी करती हुई, कुछ संघर्ष करती हुई, एक दूसरे स्पर्श होती हुई हमें प्रतीत होती है। तो इसलिए जो है इन्हें स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, स्पर्श संघर्षी। समस्या पूर्ति किस युग की काव्य पद्धति है? समस्या पूर्ति, तो समस्या पूर्ति जो है वो किस युग की काव्य पद्धति है? ए प्रगतिवादी युग की, बी भारतेंदु युग की, सी द्विवेदी युग की, डी छायावाद की। तो अब हमने देखना है कि समस्या जो पूर्ति है वो किसकी काव्य पद्धति कह सकते हैं हम, या विशेषता भी कह सकते हैं। तो वो कौन सा हमारा राइट आंसर है? तो हमारा जो राइट आंसर है साथियों वो है हमारे पास भारतेंदु युग। भारतेंदु युग जो है उसकी जो एक विशेषता कह लीजिए या काव्य पद्धति कह लीजिए, ठीक है, तो भारतेंदु युग की जो है विशेषता है समस्या पूर्ति। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, भारतेंदु युग। और भारतेंदु युग के बारे में हमने अभी कुछ क्षण पहले ही जो है थोड़ा सा हमने जानकारी हासिल की कि इनका जन्म कब हुआ, ठीक है, कब तक भारतेंदु युग माना जाता है, थोड़ी सी उनकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हमने जाना था। अब आगे चलते हैं। हां जी, तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? हमने बताना है कि ये जो इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी गणपति चंद्रगुप्त, सी बाबू गुलाब राय, डी धीरेन्द्र वर्मा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी जो है इनकी जो रचना है वो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया? चारण काल। आदिकाल को क्या नाम दिया? चारण काल। साथ ही साथ इन्होंने जो है संत काव्य और सूफी काव्य भी कहा, ठीक है, संत काव्य और सूफी काव्य। संत काव्य जो है बिल्कुल जो है संत काव्य को जो है निर्गुण शाखा जो है उसको संत काव्य कहा, ठीक है। साथ ही साथ जो प्रेम मार्गी शाखा है, प्रेम मार्गी शाखा को इन्होंने क्या कहा? आपके समक्ष है कि सूफी काव्य कहा, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो ये इतिहास ग्रंथ है, ये इतिहास जो ग्रंथ आपके पास प्रश्न के रूप में आपके पास जो आपको दिखाई दे रहा है उपलब्ध है, इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये 1938 में प्रकाशित हुआ था। 1938 में प्रकाशित हुआ। डायरी विधा के लिए कौन सा शब्द स्वीकृत है? तो डायरी जो विधा है इसके लिए कौन सा शब्द जो है स्वीकृत या मान्य है? तो ए दिनचर्या, बी रोजनमचा, सी देनदी, ठीक है, डी रोजमर्रा। तो क्या है? देनदी, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, डायरी विधा के लिए देनदी शब्द स्वीकृत है। राहुल संस्कृत्यान के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो किसे जो है राहुल जी ने हिंदी का पहला कवि माना? ए सरप्पाद यानी कि सरप्पा को, बी पुष्पदंत, सी शालीभद्र सूरी, डी मुल्ला दाऊद। तो हिंदी का प्रथम कवि माना राहुल जी ने
सरप्पा को, यानी कि सरप्पात को या सरप्पा को, एक ही बात है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ राहुल जी ने सिद्धों की संख्या कितनी मानी? 84। नाथ कितने हैं? 9। 84 सिद्ध है, 9 नाथ हैं। ठीक है, तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है ए। पृथ्वीराज रासो को स्वरथा अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं? तो ए डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बी आचार्य शुक्ल, सी कर्नल टॉड, डी मोहनलाल विश्वनाथ पांड्या। तो अप्रमाणिक, स्वरथा अप्रमाणिक माना आचार्य शुक्ल जी ने। तो आचार्य शुक्ल जी जो हैं, इन्होंने जो पृथ्वीराज रासो है इसे पूरा का पूरा जाली ग्रंथ भी कहा, पूरा जाली ग्रंथ है, ऐसा कुछ कहा इन्होंने। ठीक है, साथ ही साथ इनका इतिहास ग्रंथ है, वो है शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आखिरी कलाम किस सूफी कवि की रचना है? आखिरी कलाम, तो कौन सा सूफी कवि है जिसकी रचना आखिरी कलाम है? ए कासिम शाह, बी कुतुबन, सी शेख नबी, डी जायसी। तो किसे माना जाता है हमारे पास? डी जायसी। इनका पूरा नाम है मलिक मुहम्मद जायसी। तो जायस नगर के रहने वाले थे, ठीक है, इसलिए इनका नाम पड़ा जायसी। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ साथियों, आप जो है हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने बहुत आसान सा काम करना है। आपने टाइप करना अपना नेम, ठीक है, अपना पेपर, यानी कि जिस पेपर की आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं घर बैठे ही, चाहे वो मास्टर कैडर हिंदी है, पंजाबी है, एसएसटी है, या आप किसी भी जो है सब्जेक्ट से संबंधित है। सिटी, अपने शहर का नाम, अगर आप किसी गांव से भी संबंधित है तो अपने गांव का नाम भी आप टाइप कर सकते हैं। मेल फीमेल, आपने जेंडर को टाइप करना है। तत्पश्चात आपने ये सब टाइप करके जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों के माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं और आप बड़े ही आसानी के साथ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसी के साथ साथियों, आप जो है इंग्लिश मास्टर कैडर, ठीक है, पंजाबी मास्टर कैडर, हिस्ट्री लेक्चर कैडर, एसएसटी मास्टर कैडर, पॉलिटी लेक्चर कैडर, आर्ट एंड क्राफ्ट, पीटीआई हिंदी मास्टर कैडर से संबंधित अगर इनमें से किसी से भी आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, तो आप जो है हमारे इन नंबरों पर जो है संपर्क कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ जो है लाइव प्लस आप रिकॉर्डेड क्लासें आपके लिए रहेंगी। टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी करवाए जाएंगे, ताकि आपकी तैयारी बखूबी रूप में हो। ठीक है, इसी के साथ साथियों, अगर आपने किसी भी प्रकार की जानकारी आपने हासिल करनी है हमारे इस प्लेटफॉर्म के को ज्वाइन करने से पहले, तो आप नंबरों के माध्यम से अपनी पूर्ण जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। और तो पीएसटेट 1, पीएसटेट सेकंड 2 पेपर, ईटीटी सेकंड 2, एनटीटी मास्टर कैडर, ठीक है, पीटीआई, PSSB, पीसीपीएल, गवर्नमेंट जॉब, बैंकिंग, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों के माध्यम से। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारे और जो है वो स्क्रीन पर है कि मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम राम भक्त कौन है? ए नाभादास, बी प्राणचंद चौहान, बी विश्वनाथ, डी अग्रदास। तो कौन है? तो वो हमारे माने जाते हैं सी विश्वनाथ। विश्वनाथ माने जाते हैं जी। ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी, किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? अब हमने बताना है ये पंक्ति जो है किसके द्वारा रचित मानी गई है। ए रसखान, बी रैदास, सी कबीर, डी नामदेव। तो किसके द्वारा रचित है? रैदास के जो द्वारा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है।
हिंदी के पूर्व मध्य काल का आरंभ दिल्ली में किसके राज्यकाल में हुआ? अब आप इसको बड़े ही आसानी से और आसान रूप में भी आप इसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि यहां लिखा गया है पूर्व मध्यकाल, तो इसका मतलब है कि हिंदी के पूर्व मध्यकाल किसे कहा गया है? आपको बिल्कुल बखूबी रूप में ये पता होना चाहिए। तो भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा गया है और उत्तर मध्यकाल कहा गया है रीतिकाल को। तो ये जो नाम है ये आचार्य शुक्ल ने दिए। पूर्व मध्यकाल जो कि भक्ति काल है और उत्तर मध्यकाल जो कि रीतिकाल है। ठीक है, इसी के साथ ये दोनों के दोनों नाम जो हैं वो आचार्य शुक्ल के द्वारा दिए गए। अब हमको पता चल चुका है कि पूर्व मध्यकाल काल यानी कि भक्ति काल का आरंभ दिल्ली के किसके राज्यकाल में हुआ था? ए तैमूर लंग, बी बाबर, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी महमूद गजनबी। तो किसके शासन काल में हमें देखने को मिलता है भक्ति काल का आरंभ? तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक हमारा सही आंसर है, सी ऑप्शन। उच्चारण स्थान के आधार पर ल स ध्वनियां क्या है? ए मूर्धन्य है, बी लुंठित है, सी कंठ्य है या डी वर्तस्य है? तो डी वर्तस्य है। तो क्या है ये? वर्तस्य है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल, अब यहां प्रारंभिक काल मान लीजिए, आरंभिक काल मान लीजिए, सिंध समांत युग मान लीजिए, आदि काल मान लीजिए, बीज वपन काल मान लीजिए, तो सभी आप जो है आप सभी को मालूम है हिंदी साहित्य से संबंधित जो छात्र हैं वो ये भली भांति जानते हैं कि आदि काल को बिल्कुल अलग अलग जो लेखक हैं, जो इतिहासकार हैं, उन्होंने अलग अलग नाम से पुकारा। जैसे कि प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया जाता है हिंदी साहित्य के? किसने? ग्रियर्सन ने जो दिया, तो वो है ए चारण काल, बी सिंध समांत काल, सी आदि काल, डी बीज वपन काल। तो किसने कहा? ग्रियर्सन जी ने प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया? चारण काल। तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है चारण काल। तो चारण काल जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी कहा है। आपने जो है कुछ क्षण पहले ये क्वेश्चन देखा है, जो कि सॉरी मैंने आपको बताया था कि तथ्यों में कि चारण काल जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी कहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चारण काल। तो सिद्ध समांत काल किसने कहा है? राहुल जी ने, राहुल संस्त्यान ने। आदिकाल किसने कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और साथ ही साथ बीज वपन काल किसने कहा? तो बीज वपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, तो यहां के लिए हमारा 30 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ए ऑप्शन चारण काल। परमाल रासो किसकी कृति है? परमाल रासो किसकी कृति मानी जाती है? ए दलपति विजय, बी नरपति नाल्हा, सी जगनिक, डी शरधर कवि। तो परमाल रासो जो है वो किसकी है? जगनिक की। जगनिक की रचना है परमाल रासो। परमाल रासो को आलाखंड भी कहा जाता है। इसमें आल्हा और उद्दल की वीरता का वर्णन है। प्रमुख रस जो है इसका वो वीरस है। ठीक है, परमाल रासो आलाखंड कहा जाता है। ठीक है, परमाल रासो जगनिक की रचना है। आला और उद्दल की वीरता का वर्णन है। प्रमुख रस क्या है? वीरस है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। पंचवटी के रचनाकार कौन है? ए तुलसीदास, बी मैथिली शरण गुप्त, सी हरियोध, डी राम नरेश त्रिपाठी। तो कौन है? मैथिली शरण गुप्त। तो पंचवटी जो है 1925 में प्रकाशित हुई। साथ ही साथ
लक्ष्मण जो है प्रमुख नायक है। प्रमुख नायक कौन है? लक्ष्मण। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल राइट आंसर है, मैथिली शरण गुप्त। किस उपन्यास को रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कहा है? तो कौन सा उपन्यास है जो कि अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार? ए परीक्षा गुरु, बी भाग्यवती, सी नूतन ब्रह्मचारी, डी अधकिला फूल। तो कौन सा है? परीक्षा गुरु। ठीक है, परीक्षा गुरु ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठलुआ कलब किसका निबंध संग्रह है? ए हरिशंकर परसाई, बी राम वृक्ष बेनीपुरी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी बाबू गुलाब राय। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बाबू गुलाब राय, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से शब्द अलंकार कौन सा है? शब्द अलंकार हमने बताना है कि कौन सा है। ए उपमा, बी रूपक, सी यमक, डी उत्प्रेक्षा। तो जो निम्नलिखित में शब्द अलंकार है वो कौन सा है? तो वो है यमक। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चौपाई क्या है? अब हमने बताना है कि चौपाई क्या है, चौपाई को क्या माना जाता है। ए मात्रिक छंद, बी वारणिक छंद, सी यति, डी इनमें से कोई नहीं। तो चौपाई क्या है? तो मात्रिक छंद है, बिल्कुल राइट आंसर है, मात्रिक छंद है। चारू चंदन की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, कौन सा अलंकार है? ए वृक्ति, बी अतिशोक्ति, सी अनुप्रास, डी विरोधाभास। तो क्या माना जाता है? सी अनुप्रास। निम्नलिखित में से किसका संबंध कहानी के साथ नहीं है? जो कौन सी है जो कहानी के साथ संबंध नहीं है? ए अकहानी, बी नई कहानी, सी सचेतन कहानी, डी खंडित कहानी। जब हमने कहानी विधा का जब हमने अध्ययन किया तब हमें यह मालूम पड़ा था कि अकहानी भी है, नई कहानी भी थी, सचेतन कहानी भी है, लेकिन कहीं भी हमने खंडित कहानी का कोई जो है जिक्र नहीं देखा। खंडित कहानी के बारे कहीं भी हमें देखने को नहीं मिला है हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, खंडित कहानी। रमा अपने काम से यहां आई है में कौन सा सर्वनाम है? तो रमा क्या है? अपने काम से। ठीक है, अपने काम से। तो यहां आई है कौन सा सर्वनाम है? ए संबंधवाचक, बी निजवाचक, सी सर्वनामिक विशेषण, डी इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, निजवाचक। तो रमा क्या है? अपने काम, यानी कि खुद का काम है, स्वयं का काम है, तो निजता तो बनती ही है। ठीक है, तो यहां आएगा हमारा निजवाचक सर्वनाम। हिंदी का पहला रिपोर्ताज लेखक किसे माना जाता है? हिंदी का पहला रिपोर्ताज लेखक कौन है? ए शिवदान सिंह चौहान, बी राहुल संस्कृत्यायन, सी देवेंद्र सत्यार्थी, डी शिवभूषण सहाय। तो शिवदान सिंह चौहान जो है वो हिंदी के पहले रिपोर्ताज लेखक माने जाते हैं। स्वाकाचार आदिकालीन किस साहित्य की रचना है? स्वाकाचार, तो स्वाकाचार जो है आदिकालीन किस साहित्य की रचना है? ए नाथ साहित्य, बी बौद्ध साहित्य, सी सिद्ध साहित्य, डी जैन साहित्य। तो आदिकालीन जो ये रचना है स्वाकाचार, तो ये जो रचना है किस आदिकालीन के किस जो है मंतम से लिखी गई है? तो हमने ये देखा कि हमारे पास विकल्प हैं चार: नाथ साहित्य, बौद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य। तो हमें कहीं ना कहीं स्वाकाचार जो है जैन साहित्य से संबंधित है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और साथ ही साथ हमें यह भी मालूम हो गया कि ये आदिकाल से संबंधित है ना। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। हाँ जी, तो हिंदी की पहली आत्मकथा, आत्मकथा क्या होती है पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। तो आत्मकथा वो होती है जिसमें हम स्वयं की कोई अपने बारे में लिखते हैं, अपनी जीवनी के बारे में हम जब स्वयं लिखते हैं, है ना, तो वो होती है आत्मकथा। और एक जीवनी होती है। तो जीवनी क्या होती है? जब कोई राइटर है वो किसी और के बारे में लिखता है।
तो वो होती है जीवनी। तो हिंदी की पहली आत्मकथा के लेखक किसे माना जाता है? तो कौन सी है हिंदी की आत्मकथा पहली? तो वो है हमारी देवेंद्र सत्यार्थी, बी सेठ गोविंद दास, सी श्याम सुंदर दास, डी चतुर्सेन शास्त्री। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है कि आत्मकथा के लेखक जो है वो माना गया है हिंदी की पहली आत्मकथा, वो है श्याम सुंदर दास। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कौन है? जो राजा निर्बंसिया है इसके कहानी के लेखक कौन है? ए जनेन्द्र, बी कमलेश्वर, सी सुदर्शन, डी जयशंकर प्रसाद। तो राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कमलेश्वर हैं। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी, कमलेश्वर। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी है? तो वीरों का कैसा हो बसंत, ए रामधारी सिंह दिनकर, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी गुप्त और डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित ये कविता है वीरों का कैसा हो बसंत। तो इसके लिए हमारा डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। ठीक है, वीरों का कैसा हो बसंत, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित कविता है। प्रेमचंद की कहानियों के संकलन का क्या नाम है? ए मानसरोवर, बी आकाशदीप, सी गलप मंदिर और डी बिखरे मोती। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मानसरोवर। तो प्रेमचंद जो है ये जो है आदर्शनोमुखी, यथार्थवादी लेखक माने जाते हैं। तो इनका जो जन्म है वो जो 1880 में हुआ। ठीक है, इसके साथ ही मानसरोवर जो है वो 8 खंडों में विभाजित है। तो प्रेमचंद ने कुल जो है कहते हैं कि हम बहुत सी किताबों में पुस्तकों में हमें देखने को मिला है कि इन्होंने जो है कुल 300 कहानियां के करीब इन्होंने कहानियां लिखी। ठीक है, 300 कहानियों के करीब इन्होंने कहानियां लिखी है। मानसरोवर 8 खंड में विभाजित है प्रेमचंद जी का, और 300 कहानियों के करीब इन्होंने कहानियां लिखी है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अंकावतार का संबंध किससे है? तो अंकावतार जो ये आप मान लीजिए कि एक तत्व है। ठीक है, एक तत्व है। तो ये तत्व हमें कहां देखने को मिलता है? तो हमारे पास कुछ विधाएं हैं, उनको हम देख लेते हैं। ए निर्वाण में देखने को मिलता है, बी एकांगी में, सी नाटक, या डी खंड काव्य। तो अंकावतार जो है वो हमें नाटक में देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो इसके साथ जो है हमें बहुत से अलग तत्व भी हमें नाटक के देखने को मिलते हैं, उनमें से ही एक तत्व है अंकावतार। ठीक है, तो अंकावतार जो है नाटक के साथ संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। स्वयं को हिंदुस्तान की तूती किसने कहा? यानी कि ऐसा भी बोला जाता है कि अगर मुझसे कुछ बात करनी है तो आप हिंदी या हिंदुस्तानी में बात करें। तो ऐसा कुछ किसने कहा था? तो ए अमीर खुसरो ने कहा, बी विद्यापति, सी गोरखनाथ, या डी भारतेंदु। तो हमें बिल्कुल जब हमने आदिकाल का अध्ययन किया था तो आदिकाल के अध्ययन में हमें एक राइटर देखने को मिले थे अमीर खुसरो। तो वहां ये पंक्तियां हमें देखने को मिली थी कि स्वयं को हिंदुस्तान की तूती उन्होंने कहा, है ना, मुझसे कुछ बात करनी है तो आप हिंदुस्तानी में कीजिए। तो हिंदुस्तानी भाषा उस समय कौन सी थी? यानी कि आप हिंदी नहीं बोल सकते, उसमें हिंदी और उर्दू दोनों भाषाएं जो थी उनका मिश्रण था, यानी कि दोनों भाषाएं मिक्स थी, तो उसको हिंदुस्तानी भाषा कहा गया। तो अब अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, अमीर खुसरो, एक बात तो हमें यह क्लियर हो गई कि ये आदिकालीन कवि है। कई बार हमें से यह भी पूछा जाता है कि अमीर खुसरो किस काल के हैं, या किसी अन्य कवि के बारे में पूछ लिया जाए कि किस काल के हैं। तो पहला हमारा बिल्कुल जो मकसद है ये जानना कि अमीर खुसरो जो है आदिकालीन कवि है। ठीक है, आदिकालीन कवि है।
साथ ही साथ इन्होंने कौन सा साहित्य लिखा? मनोरंजन, मनोरंजन परक इन्होंने साहित्य लिखा। लोगों को जो है बिल्कुल मनोरंजन करने के लिए उनके लिए साहित्य लिखा, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने पहेलियां लिखी, मुकरियां लिखी, दो सुखने लिखे, है ना। तो ये तो हमें आदिकाल में देखने को मिल गया। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि आदिकाल जैसी, अमीर खुसरो जैसी पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने आधुनिक काल में किसने लिखी, तो आपका आंसर होगा भारतेंदु जी ने। तो भारतेंदु जी ने पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने लिखे अमीर खुसरो की तरह। तो अब तक के लिए इस क्वेश्चन के हिसाब से हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये तो कुछ तथ्य थे, आपको करवा दिया गया, ताकि हो सकता है आपको यहां से पूछ लिया जाए तो कुछ तथ्य आपको करवा दिए जाते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा यहां के लिए बिल्कुल राइट आंसर है, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, तो करवा का व्रत कहानी के द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है? ए कृष्णा शोभती, बी यशपाल, सी मोहन राकेश, या डी विषम साहनी। तो हमारा सही आंसर होगा यशपाल। तो यशपाल की कहानी है करवा का व्रत, ठीक है। इन्होंने बहुत सी कहानियां लिखी, उनमें से एक कहानी आती है इनकी करवा का व्रत। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। भाषा की लघुत्तम आधारभूत इकाई किसे माना जाता है? अब आप इसको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए कि उन्होंने पूछा है कि भाषा की लघुत्तम, तो लघुत्तम क्या होता है? सबसे छोटी, छोटी से भी छोटी, है ना, बहुत छोटी। तो भाषा की लघुत्तम आधारभूत इकाई किसे माना जाता है? तो ए हमारे चार विकल्प है हमारे पास, मुक्तक रूप, बी ध्वनि, सी शब्द, या डी वाक्य। तो किसे माना जाता है हमारे पास? ध्वनि। तो ध्वनि जो है वो भाषा की लघुत्तम इकाई है, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जहां उपमेय पर उपमान का अभेद आरोपित हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? अब मैं एक बार फिर से इसको जो है रीड कर देता हूं, इसको फिर से पढ़ देता हूं। जहां उपमेय में उपमान का अभेद आरोपित हो, आरोपित क्या होता है? उस पर रोपित कर देना, उस पर चढ़ा देना। तो वह कौन सा अलंकार है? ए विरोधाभास है, बी उपमा है, सी रूपक है, या डी उत्प्रेक्षा है। तो कौन सा है? रूपक। तो रूपक में हमें यह देखने को मिलेगा कि हमने अलंकार किए थे जब हमें यह मालूम पड़ा कि उपमेय जब उन्माद का अभेद, कोई अभेद जो है वो आरोपित कर दिया जाए, चढ़ा दिया जाए, है ना, तो वो अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार। तो हमारा सी ऑप्शन यहां के लिए बिल्कुल राइट आंसर है, रूपक, ठीक है। तो साथियों ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो हमने बखूबी रूप में किए। इसी के साथ आप जो है हमें टेलीग्राम चैनल पर भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी, ठीक है। इसी के साथ आप जो है इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसको शेयर करने का एक आधार ये भी है कि इस लेक्चर का जो है अपने मित्रगण भी जो है इसका फायदा उठा सके, लाभ उठा सके। क्योंकि आपको मालूम है कि मास्टर कैडर में बहुत बार हमें ये भी देखने को मिला है कि हमें क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं, उसी तरह के जो क्वेश्चन हमें बार बार देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इस जो लेक्चर को है अधिक से अधिक अपने मित्रगणों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हुआ अगले लेक्चर में आपके साथ मिलते हैं और देखते हैं हम अगले हमारे 51 से जो शुरुआत होने वाली है वो क्वेश्चन 100 तक हम देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।